निर्वाण जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी, आर्टिकल पढ़े थे, आर्टिकल की शुरुआत कर चुके हैं हम लोग। अब आर्टिकलों में आज हमें पढ़ना है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। देखें, शुरुआत करते हैं मौलिक अधिकारों की। मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार। अगर मैं मौलिक अधिकारों की बात करूं तो हम पढ़ रहे हैं कौन सा, भाग 3 पढ़ रहे हैं। और भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक इनकी चर्चा की गई है, मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है, पहली बात। दूसरी बात, अब मौलिक अधिकार हैं क्या, इसके लिए समझें। पहला प्रश्न, मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का, मौलिक अधिकारों को जो है क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब है अधिकार पत्र। मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है, अधिकार पत्र, ठीक है। तो अधिकार पत्र बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि निम्न में से भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है। तो याद रखें, भारतीय संविधान का जो मैग्ना कार्टा है भाग आपके 3 को कहा जाता है, जिसमें आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक आते हैं, या उसका नाम क्या है, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र कहा जाता है। अधिकार पत्र का मतलब क्या है, देखें, अधिकार पत्र का मतलब है ऐसी चीजें जो हमें प्राप्त होती हैं या अगर प्राप्त नहीं हो पाती हैं तो उन्हें प्राप्त करने का हमें अधिकार है। अर्थात जो मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार के बारे में एक बात समझे, ठीक है। हम भाग 4 पढ़ेंगे तो भाग 4 में आपका DPSP आएगा, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में आएंगे। तो जो भाग 3 है, भाग 3 यानी मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार जो है ये आपके मैं पढ़ाऊंगा आपको, राज्य शासन यानी राज्य शासन के अधिकार को कम करते हैं, ठीक है। भारत सरकार के जो भी अधिकार हैं तो भारत सरकार को अधिकारों को कम करते हैं, क्योंकि जनता को अधिकार देते हैं। मतलब यहाँ पर शासन की शक्तियाँ क्या हो जाती हैं, एक प्रकार से कम हो जाती हैं, क्योंकि जनता को बहुत सारे अधिकार देने पड़ते हैं। तो कभी कभी राज्य की शक्तियाँ भी क्या है, राज्य की शक्तियाँ का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाता है। कहाँ पर, मौलिक अधिकार। जबकि भाग 4 हम जब भाग 4 की चर्चा करेंगे जहाँ पर DPSP है, तो जो DPSP है तो वो जनता की इच्छा, वो आपके राज्य की इच्छा पर निर्भर करते हैं। यदि राज्य देना चाहे तो देगी, यदि राज्य नहीं देना चाहे तो नहीं देगी। लेकिन ये आपका जो भाग 3 है यानी जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार आपको हर हाल में प्राप्त होते ही हैं। यदि आप प्राप्त नहीं होते हैं मौलिक अधिकार या प्राप्त नहीं आपको प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं तो आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा पाएंगे, ठीक है। मैं पढ़ाऊंगा आपको आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकेंगे, और सुप्रीम कोर्ट आपको दिलाएगा, या 226 आर्टिकल के तहत आप हाई कोर्ट पर जा सकते हैं। और हाई कोर्ट में जाएंगे तो आपको 5 रटें मिलेंगी। जब आएगा तो हम चर्चा करेंगे उसकी, ठीक है। इसके पहले समझें आप, ठीक है, इसके पहले समझें। अब पर शुरुआत करते हैं भाग 3 के आर्टिकलों से, एक एक आर्टिकल हम देखेंगे, ठीक है। पहले आप देख लेते हैं हम अब आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13, ठीक है। आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखें, शुरुआत कर रहे हैं मौलिक अधिकारों की। तो शुरुआती समय में हमारा जो पहला आर्टिकल आता है आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। पहला आर्टिकल 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, परिभाषित किया गया है। आर्टिकल जो 12 है आपका, यहाँ पर क्या है, राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है, जहाँ पर राज्य शब्द से जो आशय है वो 3 बातों से है, ठीक है। जो राज्य शब्द से आते हैं 3 बातों से है। पहला, केंद्र सरकार, या मैं कहूँ भारत सरकार या संसद, भारत सरकार और संसद या संसद, या यहाँ पर मैं कहूँ राज्य सरकार तथा विधानमंडल। जो तीसरी बात है, कोई भी स्थानीय प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी। ठीक है। तो देखें
जो राज्य शब्द है, राज्य शब्द जो है, राज्य शब्द की परिभाषा बताई गई है आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। राज्य शब्द से तात्पर्य 3 बातों से है। पहली जो है भारत सरकार आएगा या इसके तहत संसद, ठीक है, राज्य सरकार को शामिल किया जाता है तथा राज्य विधानमंडल को शामिल किया जाता है। तीसरी बात स्थानीय प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी भी सम्मिलित होते हैं आपके कहाँ पर 12। कुल मिला के अगर मैं आर्टिकल 12 की बात करूँ तो आर्टिकल 12 में संपूर्ण भारत, संपूर्ण राज्य, यह सब कुछ आता है आर्टिकल 12 के तहत। यहाँ पर लिखा हुआ भारत सरकार यानी केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, सभी केंद्र सरकार के जितने भी सारे स्टॉप है केंद्र सरकार आती है। और क्या आती है, पूरा का पूरा पार्लियामेंट आता है। दूसरी बात राज्य सरकार आती है, सभी राज्य सरकारें, ठीक है, यहाँ पर राज्य सरकार नहीं, सभी जितनी भी राज्य सरकारें हैं सभी राज्य सरकारें आती हैं और सभी राज्य सरकारों के विधानमंडल सम्मिलित होते हैं, ठीक है। किसके तहत राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, राज्य शब्द की परिभाषा के तहत सभी राज्य सरकार आते हैं और विधानमंडल आता है। तीसरी बात यानी यहाँ पर कोई स्थानीय प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी भी आते हैं। देखें स्थानीय प्राधिकारी का मतलब जैसे नगर पालिका, नगर पंचायत, ये सब जो कहलाते हैं ये स्थानीय प्राधिकारी कहलाते हैं। और अन्य प्राधिकारी ऐसे अन्य प्राधिकारी कहलाते हैं जिसके तहत जो या तो संसद या विधानमंडल के अधिनियमों के तहत कोई भी विभाग गठित किया गया है वो भी किस शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आएगा, राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। अर्थात पूरा का पूरा देश किस में आता है, राज्य शब्द में आएगा। देश, राज्य, जितने भी सारे प्राधिकारी है, स्थानीय प्राधिकारी हो, चाहे नगर पालिका की बात हो, चाहे नगर निगम की बात हो, सब कुछ कहाँ पर आता है, ये आपका राज्य शब्द की परिभाषा पर ही आ जाता है। मतलब राज्य शब्द से आशय पूरे भारत से कुल मिला के कहा जाए तो, ठीक है। तो यहाँ पर आर्टिकल 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, ठीक है। इसी तरह देखें आर्टिकल 13 भी देखें, आर्टिकल 13 में क्या है, ठीक है। देखें अगर मैं आर्टिकल 13 की बात करूं, आर्टिकल 13 की बात की जाए, आर्टिकल 13 तो आर्टिकल 13 में क्या है, आर्टिकल 13 में कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन है। कुल मिला के सीधे सीधे एक शब्द में यदि कहना पड़े मुझे तो मैं एक शब्द में कह दूँ कि न्यायिक पुनर्विलोकन शामिल किया गया है कहाँ पर, आर्टिकल 13 में, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब समझे, लिखा क्या हुआ है, ये लिखा हुआ है कि कोई भी कानून या मौलिक अधिकारों में यदि विवाद होता है तो मौलिक अधिकारों को वरीयता दी जाएगी, मौलिक अधिकारों को वरीयता दी जाएगी। ये कहाँ पर लिखा हुआ है, 13 में लिखा हुआ है। ये आप सीधी सीधी भाषा में समझे, सीधी भाषा में कि जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों को सभी चीज़ों पर वरीयता है। यदि दोनों चीज़ों में टक्कर हो रही है, कोई भी कानून और मौलिक अधिकार दोनों में आपका क्या है, यदि समस्या उत्पन्न हो रही है तो मौलिक अधिकारों को वरीयता दी जाएगी। और यदि संसद या राज्य विधानमंडल, क्या कहा मैंने कि यदि संसद या राज्य विधानमंडल, संसद या राज्य विधानमंडल, ठीक है, संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा, कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो मौलिक अधिकारों को कम करे, ठीक है, कम करे, या मौलिक अधिकारों पर जो वरीयता प्रदान नहीं की जाएगी। मतलब मौलिक अधिकार सर्वोच्च है यदि संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा कोई भी ऐसा कानून बना दिया गया, संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा कोई भी ऐसा कानून बना दिया गया जो मौलिक अधिकारों को प्रभावित कर सकता है, तो जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका उस कानून की संवैधानिकता की जांच कर सकती है। और यदि वो संविधान के अनुकूल नहीं पाया गया तो उसे जो न्यायपालिका है वो शून्य घोषित कर सकती है। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 13 कह रहा है। इसीलिए इस पर क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन। मतलब न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसको सौंपी गई है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति न्यायालय को सौंपी गई है। और न्यायालय संसद या विधानमंडल के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच कर सकता है। और यदि उसे लगा कि ये संविधान के अनुकूल है या संविधान ठीक नहीं है, मौलिक अधिकारों को प्रभावित कर रहा है, तो क्या करेगा, न्यायालय उसे शून्य घोषित कर सकता है। एक बात और समझे, जो न्यायिक पुनरावलोकन है, न्यायिक पुनरावलोकन की जो धारणा है, भारतीय धारणा जो है, हमने न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से ग्रहण किया है, अमेरिका के संविधान से हमने ग्रहण किया है। कौन सा शब्द, न्यायिक पुनरावलोकन। तो प्रश्न आएगा निम्न में से
आर्टिकल 13 में क्या है, तो आर्टिकल 13 में सीधी बात है न्यायिक पुनर्वलोकन। न्यायिक पुनर्वलोकन की अवधारणा कहाँ से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। न्यायिक पुनर्वलोकन क्यों है, क्योंकि संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा कोई भी यदि ऐसा कानून बनाया जाता है जो या तो मौलिक अधिकारों को या संविधान को प्रभावित कर रहता है, तो क्या होगा, न्यायालय उसकी संवैधानिकता की जांच करेगी कि संविधान के अनुकूल है या नहीं, और यदि वो संविधान के अनुकूल नहीं पाया जाएगा तो जहां तक वो अनुकूल नहीं है वहां तक के बातों को क्या कर दिया जाएगा, शून्य घोषित कर दिया जाएगा। इसीलिए भाग इसको आर्टिकल 13 को न्यायिक पुनर्वलोकन कहा गया है। ठीक है कि नहीं, आ जाए। ठीक है, आर्टिकल 13 के बाद जो हमारा अगला आर्टिकल आता है, ठीक है, देखें आर्टिकल 14। ठीक है, अब समझें आप। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मौलिक अधिकार। मैं मौलिक अधिकारों को सीधे समझाने का प्रयास करता हूँ। मौलिक अधिकार, पहले आप बहुत सारी बातें समझें कि मौलिक अधिकारों में क्या क्या है। ठीक है, 12 और 13 आर्टिकल हमने पढ़ लिया। ठीक है, 12 और 13 आर्टिकल के बाद देखें यहाँ पर क्या है, कितने मौलिक अधिकार हैं, तो 6। देखें यहाँ पर जो है आपका, वो है आपका समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, ठीक है। फिर है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक। फिर तीसरा जो है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। और अंतिम है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, देखें कौन कौन सी बातें हैं, आर्टिकल देख लें। समानता का अधिकार जो है, समानता का अधिकार आपका आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक समानता का अधिकार है। ठीक है, 19 से 22 तक आपका क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, आर्टिकल 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 29 और 30 संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है। और यहाँ पर आर्टिकल 32 जो है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है कि नहीं। ठीक है, तो याद रखिए जो मौलिक अधिकार हैं, आपके मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, बताए जाएंगे आपको मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 हैं। समानता का अधिकार है जो 14 से लेकर के 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से लेकर के 22 तक है। ठीक है, तीसरी बात क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, आर्टिकल 23 और 24 यहाँ पर सम्मिलित हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक ये है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है, संस्कृत और शिक्षा का अधिकार 29 और 30 आर्टिकल है। जबकि संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में सम्मिलित किया गया है। एक बात और ध्यान से सुने, जो मौलिक अधिकार हैं फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स याद रखें आपके 14 से चालू नहीं है, वो आपकी कहाँ से चालू हैं, 12 से लेकर के आर्टिकल यहाँ कहाँ तक चालू हैं, 35 तक चालू हैं, 12 से लेकर के 35 तक है। ठीक है, कुछ बातों को निरसन कर दिया गया है, आपको बताऊंगा, जैसे 31, 33। ठीक है, तो ये कुछ उनके भागों को, कुछ चीज़ों को निरसन कर दिया गया, हटा दिया गया है। ठीक है, तो 12 से लेकर के 35 तक है, मैंने आपको 12 और 13 पढ़ाए हैं। अब हम पढ़ेंगे एक एक से। पहले बात करता हूँ मैं समानता का अधिकार। ठीक है कि नहीं। ठीक है, देखें समानता का अधिकार की मैं बात करता हूँ। समानता के अधिकार में पहले हम 14 से लेकर के 18 तक के आर्टिकल पढ़ेंगे। ठीक है, और ये मौलिक अधिकार ऐसे हैं कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि एक से पहले मैं बात करता हूँ समानता का अधिकार की। ठीक है कि नहीं, आ जाए यहाँ पर। ठीक है, पहली बात कर रहे हैं हम समानता का अधिकार। ठीक है, मतलब 14 से लेकर के 18 तक की बातें कहाँ पर आएंगी, समानता के अधिकार में, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक। ठीक है कि नहीं। आए, पहला आपका आता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार आता है। ठीक है,
आर्टिकलों की बात की जाए तो आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक समानता का अधिकार आएगा। ठीक है, बात करता हूँ पहले आर्टिकल की। पहला जो आर्टिकल 14 है उसमें कहा गया है दो बातें कही गई हैं। विधि के समक्ष समता एवं दूसरी बात कही गई है विधियों का समान संरक्षण। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, ध्यान से सुने, दोनों बातें अलग अलग हैं। पहला जो प्रश्न है, आर्टिकल 14 जो है दो बातों को बताता है। पहला विधि के समक्ष समता को बताता है और दूसरी बात विधियों का समान संरक्षण भी बताता है। मतलब कितनी बातें सम्मिलित हैं? दो बातें सम्मिलित है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, ये जो विधि के समक्ष समता है ये हमने आपके ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया। प्रश्न आएगा विधि के समक्ष समता भारतीय संविधान ने कहाँ से ग्रहण की है? तो ब्रिटेन के संविधान से हमने ग्रहण की है विधि के समक्ष समता, ब्रिटेन के संविधान में। ठीक है, ब्रिटेन में आपका क्या था? डायसी ने दिया था। ब्रिटेन में डायसी एक व्यक्ति था, डायसी ने विधि का शासन दिया था। डायसी ने विधि का जो शासन दिया था, तो डायसी के विधि के शासन से हमने कौन सी बातें ली है? हमने विधि के समक्ष समता ली है। बात समझ में आई? तो आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण दो बातें बताई गई हैं। जो विधि के समक्ष समता है वो हमने ब्रिटेन से ली है, और ब्रिटेन में आपने कहाँ से ली है? ब्रिटेन में हमने ली है डायसी ने विधि का शासन दिया था, तो डायसी के विधि के शासन से ली गई है। डायसी के विधि के शासन से ली गई है कौन सी बात? विधि के समक्ष समता। दूसरी बात, ये जो विधियों का समान संरक्षण है, विधियों का समान संरक्षण हमने कहाँ से लिया है? ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। विधियों का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ठीक है कि नहीं? तो विधि के समक्ष समता आपका ब्रिटेन से लिया गया है और विधियों का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। आर्टिकल 14 में केवल और केवल एक बात नहीं है, कितनी बातें हैं? दो बातें हैं। पहली विधि के समक्ष समता, दूसरा है विधियों का समान संरक्षण। समझे बातें? विधि के समक्ष समता क्या है? विधि के समक्ष समता का मतलब है कानून के समक्ष जो कानून बनाए गए हैं, कानून के समक्ष चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी लोग कानून के समक्ष क्या हैं? समान है। सभी को समानता का अधिकार है, इसीलिए इसका नाम है समानता का अधिकार। मतलब इसमें सभी लोग समान हैं। ठीक है, तो कानून के समक्ष सभी नागरिक, सभी लोग क्या हैं? समान है। ये कहता है आपका आर्टिकल 14। यहाँ पर है विधियों का समान संरक्षण। अब विधियों का समान संरक्षण देखें, ये जो विधियों का समान संरक्षण है, ये आपका जो आपके समाज में अशक्त वर्ग होते हैं। ठीक है, समाज में कुछ ऐसे वर्ग होते हैं जो समाज की मुख्य धारा से हट जाते हैं। तो जो समाज की मुख्य धारा से हट जाते हैं तो उनको लिए जो शब्द है, मतलब अगर मैं कहूँ अशक्त, ठीक है, या ऐसे वंचित वर्ग, ठीक है, इसके लिए एक शब्द यूज करें आप। ठीक है, कौन से शब्द? वंचित वर्ग। ठीक है, वंचित वर्ग का मतलब है जो बहुत सी चीज़ों से क्या हो जाते हैं? वंचित रह जाते हैं। तो कुल मिला के जो विधियों का समान संरक्षण है ये किनके लिए है? वंचित वर्गों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए इसका प्रावधान किया गया है विधियों का समान संरक्षण। कि यदि कोई व्यक्ति क्या है? निःशक्त जन है तो उसके साथ उसी तरह का व्यवहार किया जाएगा, और यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसके तरह उसी तरह का व्यवहार किया जाएगा। मतलब जो जैसा व्यक्ति होगा उसी तरह प्रकार का व्यवहार किया जाएगा। इस जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14, तो देखें यहाँ पर आर्टिकल 14 जरूरी, जो मैंने ये नहीं कहा है, कुछ लोग कह देते हैं कि आर्टिकल जो 14 है यहाँ पर आपका भेदभाव किया जा रहा है। भेदभाव नहीं किया जा रहा है। आर्टिकल 14 का मतलब है जो जैसा व्यक्ति है, यदि समान कैटेगरी, यदि कोई भी व्यक्ति जो क्या है? निःशक्त जन है, अपंग है, तो उसके साथ उस तरह का व्यवहार किया जाएगा। जो व्यक्ति स्वस्थ है तो उसकी तरह उस तरह का व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, मतलब कुल मिला के यदि कहा जाए तो सबके साथ थोड़ा सा क्या है? इक्वलिटी का भाव लाने के लिए आपका विधियों का समान संरक्षण प्रदान किया गया है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो याद रखें समानता का अधिकार जो है आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। दो बातें कहता है। जो विधि के समक्ष समता है आपने ब्रिटेन से ली है, और ब्रिटेन में आपको कहां से मिली? डायसी ने विधि का शासन दिया था, तो डायसी की विधि के शासन से हमने ये बात ग्रहण की है। दूसरी बात, जो विधियों का समान संरक्षण है, विधियों का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, और ये प्रावधान क्यों जोड़ा गया है? जो वंचित वर्ग है उनको मुख्य धारा में लाने के लिए अपने ये प्रावधान जोड़ा है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? आ जाए आर्टिकल 15 में। ठीक है, आए। ठीक है, अगली बात करते हैं हम आर्टिकल 15 की। ठीक है, देखें, अगर आर्टिकल 15 की मैं बात करूं तो आर्टिकल 15 ठीक है कहता है धर्म, मूल वंश
जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, देखें आर्टिकल 15 तीन बातें बताता है। ठीक है, पहला याद रखें धर्म, एकदम कभी कभी एग्जाम में आता है तो एकदम क्रम से जमाना पड़ता है इसको, तो याद रखें पहला धर्म है, फिर है मूल वंश, फिर है जाति, फिर है लिंग और फिर है जन्म स्थान। मतलब 5 आधारों पर किसी भी व्यक्ति से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 15। ठीक है, आर्टिकल 15 में जो पहली बात है, आर्टिकल 15 की पहली बातें हैं, आर्टिकल 15 में और बातें कही गई है। जैसे आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 15 में दूसरी बात कही गई है, इसी तरह आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 15 में तीसरी बात कही गई है। ठीक है, तो आर्टिकल 15 में जो दूसरी बात है, दूसरी बात क्या है? देखें धर्म, कोई भी व्यक्ति चाहे जिस धर्म का हो हम भेदभाव नहीं करेंगे। मूल वंश, ठीक है, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। जाति, कोई भी जाति का हो भेदभाव नहीं किया जाएगा। लिंग, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो भेदभाव नहीं होगा। और जन्म स्थान, चाहे जहां पर भी उसका जन्म हुआ हो उसके आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 15 की पहली बात है। ठीक है, सेम इसी तरह आर्टिकल 15 की जो दूसरी बात है उसमें यह कहा गया है कि यदि 15 की जो दूसरी बात उसमें कहा गया है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति को कुआं, तालाब, झील, सार्वजनिक स्थान, मंदिर, मस्जिद कहीं पर प्रवेश से रोका नहीं जाएगा। ठीक है, मतलब आर्टिकल 15 की पहली नंबर की बात, मतलब कौन सा? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान, मंदिर हो, कुआं हो, तालाब हो, ठीक है, या ऐसा कोई स्थान हो जहां पर सभी धर्म के लोग जाएं, ठीक है, तो उस स्थान पर प्रवेश से रोका नहीं जाएगा। ये नहीं कहेंगे कि आप इस धर्म के हैं तो नहीं जा सकते हैं, या ये नहीं कहेंगे कि आप मूल वंश ये है तो यहाँ पर नहीं जाएंगे, या ये नहीं कहा जाएगा कि आप इस जाति के हैं, इस लिंग के हैं या जन्म स्थान पर है। ठीक है, तो किसी व्यक्ति को रोका नहीं जाएगा। ये कौन सी बात कहती है? आर्टिकल 15(2) की दूसरी बात कहती है। ठीक है, मतलब इन आधारों पर किसी भी व्यक्ति को चीजों पर प्रवेश से रोका नहीं जाएगा। ठीक है, तीसरी बात 15(3) के आर्टिकल की तीसरी बात है जो राज्य है, राज्य मैंने आपको बताया था राज्य शब्द से पूरे भारत से है। ठीक है, जो राज्य है, राज्य स्त्री एवं बच्चों के लिए, स्त्री एवं बच्चों के लिए कुछ प्रावधान बना सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 15(3) की जो तीसरी बात है वो है राज्य स्त्री और बच्चों के विकास के लिए, यहाँ पर समझे, राज्य स्त्री और बच्चों के विकास के लिए कुछ अलग से प्रावधान कर सकता है जिससे स्त्रियों का उद्धार हो और बच्चों का उद्धार हो। ऐसे नए नए प्रावधान शामिल कर सकता है आर्टिकल 15(3) के तहत। ठीक है, तो आर्टिकल 15(3) में आप 3 बातें याद रखें। पहला, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 की जो दूसरी बात है वो पहली बात से मिलती जुलती है, कहता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कहीं पर सार्वजनिक कुआं, तालाब, झील, नदी, मंदिर, मस्जिद कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति को प्रवेश से रोका नहीं जाएगा। ये आर्टिकल 15(2) की दूसरी बात है। जो इसमें आर्टिकल 3 है कि राज्य स्त्री और पुरुष के कल्याण के लिए, ठीक है, उनका कल्याण करने के लिए, स्त्री और पुरुष के कल्याण के लिए या विकास के लिए कुछ नए नए प्रावधानों को शामिल कर सकता है। यहाँ पर ये भेदभाव नहीं होगा कि स्त्रियों को क्यों शामिल किया गया, पुरुष बच्चों को क्यों शामिल किया गया और लोगों को क्यों शामिल नहीं किया गया है। उनके विकास के लिए कुछ प्रावधान राज्य बना सकता है। आर्टिकल 15(3) की ये तीसरी बात है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब आर्टिकल 15 के बाद हम आते हैं आर्टिकल 16 में। ठीक है, देखें आर्टिकल 15 के बाद आता है आपका आर्टिकल 16। देखें आर्टिकल 16 की बात करूं अगर मैं, ठीक है, देखिए 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार ही भी चल रहा है। ठीक है, अब जो आर्टिकल 16 है
तो आर्टिकल जो 16 है वो कहता है आर्टिकल 16 जो कहता है, आपको 12, 13, 14 तक सारी बातें समझ में आई होगी, 15 तक भी समझ में आया होगा, ठीक है। 16 देखें, 16 कहता है आपका, 16 बहुत महत्वपूर्ण है, लोक नियोजन के विषय में अवसरों की समता की बात कहता है आपका कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 16, बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, ठीक है। आर्टिकल 16 कहता है आपका लोक नियोजन के विषय में सभी को अवसरों की समता प्रदान की गई है। अब लोक नियोजन विषय क्या है? लोक नियोजन का मतलब है सरकार के द्वारा जितनी भी सारी, आप सीधे सीधे समझे, सरकार के द्वारा जितनी भी सुविधाएं सभी व्यक्तियों को प्रदान की जाती हैं, चाहे वो नौकरी निकालने से रिलेटेड हो, सारे के सारे विषय लोक नियोजन के विषय कहलाते हैं। तो लोक नियोजन के विषय में जैसे सरकारी वैकेंसी निकलती है तो ये नहीं रहता किस वर्ग के लोग भरे, एक आयु वर्ग दे दी जाती है कि इतने साल से इतने साल तक की पुरुष और इतने साल से ये ग्रेजुएशन वाले व्यक्ति इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता है, यदि आप कैटेगरी फुलफिल कर रहे हैं तो कैटेगरी यदि आप फुलफिल कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि आपको फॉर्म भरने से रोक दिया जाएगा, क्योंकि कौन सा विषय है वो, लोक नियोजन। और यदि रोका जाएगा तो आपके मौलिक अधिकारों को उल्लंघन हो जाएगा, और उल्लंघन हो जाएगा तो आर्टिकल 32 यानी आर्टिकल 32 के तहत आप कहां पर जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। या सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहते हैं तो आर्टिकल 26 के तहत, आर्टिकल 226 के तहत आप कहां पर जा सकते हैं, हाई कोर्ट जाएंगे, ठीक है। और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो आपको 5 प्रकार की रिटें मिलेंगी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ठीक है। तो इसके तहत आपकी क्या हो सकती है, सुनवाई होगी, ठीक है। तो मतलब मौलिक अधिकार सरकार आपको हर हाल में प्रदान करेगी, आपके मौलिक अधिकारों को रोका नहीं जाएगा। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। तो याद रखिए, लोक नियोजन जितनी भी सारी सरकार अवसर निकालती है वो सारे के सारे कौन से विषय हैं, लोक नियोजन। तो लोक नियोजन के विषय में सभी को अवसरों की समता प्रदान की गई है, मतलब सभी को समान अवसर प्रदान किए गए हैं। ये आपका कौन सा आर्टिकल हुआ, आर्टिकल 16 हुआ। आशा है कि सबको आसानी से समझ में आ रहे होंगे आर्टिकल, ठीक है। बड़े सरल से आर्टिकल ने देखें, आर्टिकल याद करने का तरीका आपको हर हाल में पढ़ना तो है क्या, हम लोग एक एक आर्टिकलों में उस कीवर्ड को पकड़ लें। जैसे ये 16 का कीवर्ड क्या है, लोक नियोजन, ठीक है। तो हर आर्टिकल को याद करने का एक ही तरीका है कि आप उसके पहले वाले कीवर्ड को पकड़ लें, ऐसा कीवर्ड को पकड़ें जिससे हमें वो पूरा का पूरा आर्टिकल क्या हो जाए, याद हो जाए, ठीक है। तो यही है आर्टिकल याद करने का तरीका, बाकी कोई आर्टिकल याद करने का कोई तरीका बना नहीं है, ठीक है। तो आर्टिकल याद रखने का कोई तरीका नहीं है, सिर्फ आप उस कीवर्ड को पकड़ें, उस कीवर्ड के आधार पर जिससे आपको सारा का सारा आर्टिकल क्या हो जाए, याद हो जाए, ठीक है। आ जाए 16 के बाद, ठीक है। 16 में और सारी बातें हैं, मैं बता नहीं रहा, ठीक है। ये आसान सी बातें समझे रहे। देखें अब आर्टिकल 17 की अगर मैं बात करूं, ठीक है। आर्टिकल 17 बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहता है आपका अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, ठीक है। आर्टिकल 17 कह रहा है आपका अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। अस्पृश्यता का क्या होता है, छुआछूत, ठीक है। तो आर्टिकल 17 कह रहा है आपसे कि अस्पृश्यता का क्या कर दिया गया है, अंत कर दिया गया है। कोई किसी भी व्यक्ति से कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से क्या है, छुआछूत का व्यवहार नहीं रख सकता है कि आप मंदिर में न जाएं, आप ये ना करें, ठीक है। तो छुआछूत को अपराध घोषित कर दिया गया है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल एग्जाम में आता रहता है कि निम्न में से अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल में सम्मिलित किया गया है। तो आर्टिकल 17 छुआछूत यानी अस्पृश्यता को अपराध घोषित करता है, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर ने इसको अलग से बहुत जोर देकर के इसको जुड़वाया था अस्पृश्यता के अंत को, और जिसके तहत छुआछूत का क्या कर दिया गया है, अंत कर दिया गया है, ठीक है। तो याद रखें, जो 16 है लोक नियोजन के विषय में अवसरों की समता की बात करता है, मतलब सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे लोक नियोजन के विषय में, ठीक है। जबकि आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का क्या कर रहा है, अंत, मतलब छुआछूत का पूरी तरह से क्या करता है, अंत, की कोई भी व्यक्ति छुआछूत नहीं करेगा, ठीक है। तो छुआछूत का अंत कर दिया गया आर्टिकल 17 कहता है, ठीक है कि नहीं। जो आर्टिकल 18 है, आर्टिकल 18 के तहत क्या है, आर्टिकल 18 जो है ये आपका उपाधियों के अंत की बात कहता है, उपाधियों का अंत,
ठीक है। आर्टिकल 18 के तहत जितनी भी सारी उपाधियां हैं, पहले आपने देखा होगा जैसे जब अंग्रेज रहे हैं तो मुगल बादशाह थे, ठीक है, तो मुगल बादशाह हो गए, और जितनी भी सारी उपाधियां, कोई जमींदार, कोई जागीरदार, ठीक है, ये सारी उपाधियां जो प्रदान की जाती थी, तो उन सारे की सारी उपाधियों को क्या कर दिया गया है, अंत कर दिया गया है। आज के बाद ना कोई जमींदार है, आज के बाद ना कोई जागीरदार है, आज के बाद ना कोई मुगल बादशाह है, ठीक है। तो भारत सरकार के द्वारा आर्टिकल 18 के तहत सारी की सारी उपाधियों को क्या कर दिया गया है, अंत कर दिया गया है। लेकिन अगर बात ध्यान रखें, एक बात ध्यान रखें आप, ठीक है, जो यहाँ पर पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे आपको भारत रत्न दिया जाता है, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्म विभूषण, और क्या हो गया, पद्म श्री हो गया, ठीक है। तो भारत सरकार के द्वारा जो ये उपाधियां दी जाती हैं, जैसे आपका भारत रत्न हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्म श्री, तो ये आप धारण कर सकते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर को 2013 में भारत रत्न की घोषणा की गई थी और ऑफिशियली 2014 में भारत रत्न मिला था सचिन तेंदुलकर को। तो जब आप सचिन तेंदुलकर का नाम लें तो आप लगा सकते हैं भारत रत्न सचिन तेंदुलकर। तो ध्यान रखें, ये कोई उपाधि नहीं है, ये कोई उपाधि नहीं है, ये तो सर्वोच्च सम्मान उन्हें प्रदान कर दिया गया है, भारत सरकार के द्वारा सम्मान प्रदान किया गया है। तो भारत रत्न कोई उपाधि नहीं है। तो भारत रत्न आप लगा सकते हैं, या किसी व्यक्ति को पद्म भूषण मिला है, विभूषण मिला है, पद्मश्री मिला है, तो ये याद रखें कि भारत सरकार के द्वारा उपाधियां नहीं, ये तो पुरस्कार हैं, सर्वोच्च सम्मान है। आपने ऐसा काम किया है, भारत रत्न के काबिल काम किया है, तो आपको भारत रत्न मिल रहा है, ठीक है। तो सचिन तेंदुलकर का कई नाम आ सकता है, तो भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, तो ये उपाधि नहीं मानी जाएगी। और आर्टिकल 18 कहता है कि आज के बाद जितनी भी सारी उपाधियां हैं, ठीक है, जैसे चाहे मुगल बादशाह हो, चाहे जमींदार हो, चाहे जागीरदार हो, सारी की सारी उपाधियों को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया। उपाधियों का पूरी तरह से क्या करता है, अंत करता है। ये था आपका समानता का अधिकार। 14 से लेकर के 18 तक की बातें मैंने आपको बताई, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ठीक है कि नहीं। अब 18 के बाद आप हमारा दूसरा अधिकार आता है। 18 के बाद दूसरी बात आती है आपकी, ठीक है, दूसरी बात आती है आपकी स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। देखें यहां पर जो दूसरा आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में जो आर्टिकल सम्मिलित किए जाते हैं 19 से लेकर के 22 तक के आर्टिकल सम्मिलित किए जाते हैं, कहां पर, स्वतंत्रता के अधिकार में, ठीक है। अब जो स्वतंत्रता का अधिकार है, अकेले जो 19 आर्टिकल है, जो 19 नंबर का आर्टिकल है, वो बहुत सारी स्वतंत्रता की बात करता है। जैसे यहाँ पर सम्मिलित हो जाएगा 19A, 19B, 19C, 19D, 19E और 19F, ठीक है, और 19G, इतनी सारी बातें सम्मिलित करेगा, ठीक है। देखें अब 19A जो है, 19A आपको प्रदान करता है बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है। 19A आपको प्रदान करता है किसकी स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। एक बात और याद रखें, इसी 19A के तहत, इसी 19A के तहत जो प्रेस वाले हैं, जो मीडिया वाले हैं, तो प्रेस की स्वतंत्रता भी प्रदान की गई है, कहां पर, आर्टिकल 19 के तहत, ठीक है। तो याद रखें 19A आपको प्रदान कर रहा है बोलने की स्वतंत्रता, लेकिन याद रखें ऐसा कुछ भी नहीं बोलेंगे जिससे देश का अपमान हो। बोलने की स्वतंत्रता है, आपकी जो स्वतंत्रता है, आपकी जो स्वतंत्रता है वहां पर बाधित हो जाएगी जहां पर सामने वाले की स्वतंत्रता प्रभावित होगी, ठीक है। आपको स्वतंत्रता का अधिकार वहीं तक प्रदान किया गया है जहां तक सामने वाले की स्वतंत्रता बाधित ना हो, ठीक है। तो आर्टिकल 19 आपको स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जहां पर 19 से 22 तक के आर्टिकल सम्मिलित किए जाते हैं। 19A आर्टिकल जो है आपको बताता है बोलने की स्वतंत्रता देता है। और दूसरी बात, यहीं पर जो न्यूज़पेपर वाले हैं, जो प्रेस वाले हैं, जो मीडिया वाले हैं, तो यहीं पर 19A में ही आपकी प्रेस की स्वतंत्रता सम्मिलित कर दी गई है। एक बात और समझे, आपको जो झंडा फहराने की स्वतंत्रता है, जो आपका तिरंगा है, तो झंडा फहराने की जो स्वतंत्रता है, ठीक है, झंडा फहराने की स्वतंत्रता भी आपका किस आर्टिकल में सम्मिलित है, आपके 19 आर्टिकल में ही है, इसको भी याद रखें। तो आर्टिकल 19A में बोलने की स्वतंत्रता है, यहीं पर प्रेस की स्वतंत्रता है, और यहीं पर आपको झंडा फहराने की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। बी का मतलब है आपका बिना हथियार, बिना हथियार, ठीक है, बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने की स्वतंत्रता, एकत्र होने की स्वतंत्रता, बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने की स्वतंत्रता, ठीक है। यहाँ पर बन नहीं पा रहा है, इसलिए मैं इनको फिर से इरेज किए देता हूँ, मिटाई दे रहा हूँ इनको,
ठीक है। देखिए तो आर्टिकल याद रखें 19 में आपको 3 बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता। बी में है बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से आप कहीं भी एकत्र हो सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत? 19 के तहत। क्लियर है कि नहीं? आ जाए 19 कहता है आपको, 19 जो है 19 आपका कहता है संघ बनाने की स्वतंत्रता। कोई भी आप यूनियन बना सकते हैं, संघ बनाने की स्वतंत्रता आपका 19 जो है आपका कौन सा अधिकार देता है? आपको संघ बनाने की स्वतंत्रता भी प्रदान कर रहा है 19। ठीक है। डी जो है 19 जो है आपको प्रदान कर रहा है आवागमन की स्वतंत्रता। देश के किसी भी कोने में आप आवागमन कर सकते हैं। आवागमन की स्वतंत्रता प्रदान करता है आपको कौन सा आर्टिकल? 19 डी आर्टिकल प्रदान कर रहा है। ठीक है। तो 19 डी आर्टिकल आपको क्या प्रदान कर रहा है? आवागमन की स्वतंत्रता। 19 सी में आप याद रखें संघ बनाने की स्वतंत्रता है। डी में कि कहीं पर भी किसी देश के किसी कोने में आपको आवागमन की स्वतंत्रता है। ठीक है। ई आपको 19 ई जो प्रदान करता है निवास या बसने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। निवास या बसने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता। ठीक है। आप देश के किसी कोने में निवास कर सकते हैं, बस सकते हैं। यहाँ तक आपका जम्मू कश्मीर पहले अपवाद था। ठीक है, जम्मू कश्मीर अपवाद था, लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर को भी अपवाद में से हटा दिया गया है। तो 19 में देश के किसी कोने में आप निवास कर सकते हैं, देश के किसी कोने में आप बस सकते हैं, आपको 19 स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है। 19 जो यफ है 19 यफ को एफ का मतलब होता है फेल, 19 एफ को हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार था यहाँ पर। ठीक है, उसको विधिक अधिकार में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, 300 ए में रख दिया गया है। संपत्ति का अधिकार पहले ये था, 19 एफ का मतलब संपत्ति का अधिकार था। तो कोई भी व्यक्ति असीमित मात्रा में संपत्ति को एकत्र कर सकता था। अब जाहिर सी बात है कोई व्यक्ति संपत्ति को एकत्र करेगा तो क्या हो जाएगा, बहुत सारा धन उसके पास हो जाएगा। तो भारत सरकार जो है सबको समानता मिलाना चाहती है, तो किसी व्यक्ति के पास ज्यादा धन, किसी व्यक्ति के पास कम धन। ठीक है, तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है यानी समावेशी विकास का मतलब है समाज के अंतिम तबके में खड़े व्यक्ति को भी समान विकास हो। ठीक है, तो सरकार जैसे समावेशी विकास को समझे, जैसे एक लाइन लगी हुई है, एक लाइन में यदि 100 लोग खड़े हैं और 1 किलो मिठाई बांटी जा रही है, तो समाज में जो 100वां व्यक्ति खड़ा हुआ है उस 100वें व्यक्ति को भी मिठाई मिल पाए, ये कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स। तो जो सरकार समावेशी विकास करती है, अब जाहिर सी बात है संपत्ति किसी के पास ज्यादा किसी के पास कम हो जाएगी, तो क्या होगा, सरकार ने इसे कहा। और यदि किसी के पास ज्यादा संपत्ति हो जाएगी और यदि उसके अगर छापा पड़ेगा तो क्या कहेगा कि भाई हमें 19 एफ के तहत संपत्ति एकत्र करने का अधिकार है, हम संपत्ति को जोड़ सकते हैं। ठीक है, जब संपत्ति को जोड़ सकते हैं इसलिए भारत सरकार ने कहा एक काम करो, इसको हटाओ। तो इसको हटाया गया, 19 एफ को हटा दिया गया और उसे 300 ए में विधिक अधिकार में सम्मिलित कर दिया गया। क्या 300 फर्स्ट ए में रख दिया गया है संपत्ति का अधिकार। ठीक है, अब एक आर्टिकल और है 19 जी का मतलब है, 19 जी का मतलब है कोई भी व्यापार या जीविका, कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता आपको प्रदान करता है कौन सा आर्टिकल, 19 जी। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कोई भी व्यापार का मतलब ऐसा नहीं कि आप अफीम बेचने लगे, चरस बेचने लगे, गांजा बेचने लगे और कह दें कि हम जीविका के लिए बेच रहे हैं। ठीक है, तो भारत सरकार के द्वारा जिस भी चीजों के लिए लाइसेंस की व्यवस्था की गई है, उस लाइसेंसिंग व्यवस्था को छोड़ करके आप कोई भी व्यापार चला सकते हैं और कोई भी जीविका चला सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बेच रहे हैं, पता चले शराब खरीद के ला रहे हैं, शराब की दुकान खोल के बेचे पड़े हैं। ठीक है, तो ये आपका और कह रहे हैं कि क्या है 19 जी के तहत हमें कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता प्रदान है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा लाइसेंस प्रदान की जाने वाली वस्तुओं को छोड़ करके आप कोई भी व्यापार या जीविका चला सकते हैं, याद रखें। ठीक है, तो ये स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक था, 19 से लेकर के 22 तक था। जो स्वतंत्रता के अधिकार में जो 19 ए था आपको वो बोलने की स्वतंत्रता देता है, आपको प्रेस की स्वतंत्रता देता है, आपको झंडा फहराने की स्वतंत्रता प्रदान कर रहा है कौन सा आर्टिकल, 19 ए। ठीक है, इसी तरह जो आर्टिकल 19 बी है, 19 बी कहता है बिना हथियार एकत्र हो, लेकिन कैसे, बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से आपको एकत्र होने की स्वतंत्रता प्रदान करता है कौन सा आर्टिकल, 19 बी आर्टिकल प्रदान करता है। ठीक है कि नहीं। आर्टिकल 19 जो सी है, 19 सी आपको संघ यानी यूनियन बना सकते हैं, आप यूनियन या संघ बनाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है 19 सी। 19 डी जो है देश के किसी कोने में आपको आवागमन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, मतलब निर्बाध रूप से बिना रुके हुए आप देश के किसी कोने में आवागमन कर सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आपात ना लगा होना चाहिए। ठीक है,
19D के बाद आता है 19E। 19E का मतलब है निवास या बसने की स्वतंत्रता। देश के किसी कोने में आप निवास कर सकते हैं, देश के किसी कोने में आप बस सकते हैं, आपको निवास या बसने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। कहाँ पर? 19E के तहत प्रदान की गई है। ठीक है। 19F, F का मतलब होता है फेल। फेल का मतलब हटा दिया गया है। क्या हटा दिया गया है? संपत्ति का अधिकार शामिल था यहाँ पर, तो संपत्ति के अधिकार को हटा करके 301A में सम्मिलित कर दिया गया है। और G का मतलब है कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है 19G के तहत। ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो 19 आज के लिए क्या है? आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। फिर हम आर्टिकल 20 से बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।